क्लास 11 जियोग्राफी अध्याय 5 भू आकृतियाँ भू आकृतिक प्रक्रियाएं। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी प्रॉपर्टी एवं अन्य आंतरिक संस्तरों का क्रम विकास कैसे हुआ, भू प्रॉपर्टी प्लेट्स का संचलन किस प्रकार हुआ एवं कैसे हो रहा है, भूकंप, ज्वालामुखी के प्रकार एवं भू प्रॉपर्टी को निर्मित करने वाले शैलों एवं खनिजों के विषय में सूचनाओं की जानकारी के पश्चात अब हम जिस धरातल पर रहते हैं उसके विषय में भी विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। हम इस प्रश्न के साथ प्रारंभ करते हैं, धरातल असमतल क्यों है। सर्वप्रथम भू प्रॉपर्टी गत्यात्मक है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यह क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दिशाओं में संचालित होती रहती है। निश्चित तौर पर यह भूतकाल में वर्तमान गति की अपेक्षा थोड़ी तीव्रतर संचालित होती थी। भू प्रॉपर्टी का निर्माण करने वाले पृथ्वी के भीतर सक्रिय आंतरिक बलों में पाया जाने वाला अंतर भी पृथ्वी के बाह्य स्तर के अंतर के लिए उत्तरदायी है। मूलतः धरातल सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा प्रेरित बाह्य बलों से अनवरत प्रभावित होता रहता है। निश्चित रूप से आंतरिक बल अभी भी सक्रिय है, यद्यपि उनकी तीव्रता में अंतर है। इसका तात्पर्य है कि धरातल पृथ्वी के मंडल के अंतर्गत उत्पन्न हुए बाह्य बलों एवं पृथ्वी के अंदर उद्भूत आंतरिक बलों से अनवरत प्रभावित होता है तथा यह सर्वदा परिवर्तनशील है। बाह्य बलों को बहिर्जनित यानी एक्सोजेनिक तथा आंतरिक बलों को अंतर्जनिक यानी एंडोजेनिक बल कहते हैं। बहिर्जनिक बलों की क्रियाओं का परिणाम होता है उभरी हुई भू आकृतियों का विघर्षण, बेरिंग डाउन तथा बेसिन। निम्न क्षेत्रों का बढ़ाव धरातल पर अपरदन के माध्यम से उच्चावाच के मध्य अंतर के कम होने को तल संतुलन कहते हैं। अंतर्जनित शक्तियाँ निरंतर धरातल के भागों को ऊपर उठाती है तथा उनका निर्माण करती है तथा इस प्रकार बहिर्जनिक क्रियाएं उच्चावाच में विभिन्नता को सम बराबर करने में असफल रहती है। अतएव विभिन्नता तब तक बनी रहती है जब तक कि बहिर्जनिक एवं अंतर्जनित बलों के विरोधात्मक कार्य चलते रहते हैं। सामान्यतः अंतर्जनित बल मूल रूप से भू आकृतिक निर्माण करने वाले बल है तथा बहिर्जनित प्रक्रिया मुख्य रूप से भूमि विघर्षण बल होती है। भूतल संवेदनशील है, मानव अपने निर्वाह के लिए इस पर निर्भर करता है तथा इसका व्यापक एवं सघन उपयोग करता है। लगभग सभी जीवों का धरातल के पर्यावरण के अनुवास में योगदान होता है। मनुष्य ने संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है, हमें इसका उपयोग करना चाहिए, किंतु भविष्य में जीवन का निर्वाह के लिए इसकी पर्याप्त संभाव्यता को बचाए रखना चाहिए। धरातल के अधिकांश भाग को बहुत लंबी अवधि यानी सैकड़ों हजारों वर्षों में आकार प्राप्त हुआ है तथा मानव द्वारा इसके उपयोग, दुरुपयोग एवं कुप्रयोग के कारण इसकी संभाव्यता विभव के बहुत तीव्र गति से ह्रास हो रहा है। यदि उन प्रक्रियाओं जिन्होंने धरातल को विभिन्न आकार दिया है अभी भी दे रही है तथा उन पदार्थों की प्रकृति जिनसे यह निर्मित है को समझ लिया जाए तो निश्चित रूप से मानव उपयोग जनित हानिकारक प्रभावों को कम करने एवं भविष्य के लिए इसके संरक्षण हेतु आवश्यक उपाय किए जा सकते हैं। भू आकृतिक प्रक्रियाएं। आप भू आकृतिक प्रक्रियाएं के अर्थ को समझना चाहेंगे। धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनित एवं बाह्यजनित बलों द्वारा भौतिक दबाव का रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन को भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। पटल विरूपण एवं ज्वालामुखीयता का अंतर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं जो इससे पहले की इकाई में संक्षेप में विवेचित है। अपक्षय, बृहत क्षरण, अपरदन एवं निक्षेपण बहिर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं। इनका इस अध्याय में विस्तार से विवेचन किया गया है। प्रकृति के किसी भी बहिर्जनित तत्व जैसे कि जल, हिम, वायु इत्यादि जो धरातल के पदार्थ का अधिग्रहण तथा परिवहन करने में सक्षम है को भू आकृतिक कारक कहा जा सकता है। जब प्रकृति के ये तत्व ढाल प्रवणता के कारण गतिशील हो जाते हैं तो पदार्थों को हटाकर ढाल के सहारे ले जाया जाता है और निचले भागों में निक्षेपित कर देते हैं। भू आकृतिक प्रक्रियाएं तथा भू आकृतिक कारक विशेषकर बहिर्जनित जो यदि स्पष्ट रूप से अलग अलग न कहा जाए तो इसे एक ही समझना होगा क्योंकि ये दोनों एक ही होते हैं।
एक प्रक्रिया एक बल होता है जो धरातल के पदार्थों के साथ अनुप्रयुक्त होने के पर प्रभावी हो जाता है। एक कारक एक गतिशील माध्यम जैसे प्रवाहित जल, हिमानी हवा, लहरें एवं धाराएं इत्यादि है जो धरातल के पदार्थों को हटाता है, ले जाता है तथा निक्षेपित करता है। इस प्रकार प्रवाह युक्त जल, भूमिगत जल, हिमानी हवा, लहरों, धाराओं इत्यादि को भू आकृतिक कारक कहा जा सकता है। क्या आप समझते हैं कि भू आकृतिक कारक एवं भू आकृतिक प्रक्रियाओं में अंतर करना आवश्यक है? गुरुत्वाकर्षण ढाल के सहारे सभी गतिशील पदार्थों को सक्रिय बनाने वाली दिशात्मक डायरेक्शनल बल होने के साथ साथ धरातल के पदार्थों पर दबाव स्ट्रेस डालता है। अप्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल लहरों एवं ज्वार भाटा जनित धाराओं को क्रियाशील बनाता है। निस्संदेह गुरुत्वाकर्षण एवं ढाल प्रवणता के आभार में गतिशील संभव नहीं है, अतः अपरदन, परिवहन एवं निक्षेपण भी नहीं होगा। गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा बल है जिसके माध्यम से हम धरातल के संपर्क में रहते हैं। यह वह बल है जो भूतल के सभी पदार्थों के संचलन को प्रारंभ करता है। सभी संचलन चाहे वह पृथ्वी के अंदर हो या सतह पर प्रवणता के कारण ही घटित होते हैं, जैसे ऊंचे स्तर के नीचे स्तर की ओर तथा उच्च वायु दाब क्षेत्र के निम्न वायु क्षेत्र की ओर। अंतर्जनित प्रक्रिया है। पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए प्रमुख बल स्रोत होती है। पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा अधिकांशतः रेडियोधर्मी क्रियाओं, घूर्णन, रोटेशनल एवं ज्वारीय घर्षण तथा पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़े ऊष्मा द्वारा उत्पन्न होती है। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर से निकलने वाली ऊष्मा प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा पटल विरूपण एवं ज्वालामुखीयता को प्रेरित करती है। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर की ऊष्मा प्रवाह भूप्रॉपर्टी की मोटाई एवं दृढ़ता में अंतर के कारण अंतर्जनित बलों के कार्य समान नहीं होते, अतः विवर्तनिक द्वारा नियंत्रित मूल प्रॉपर्टी की सतह असमतल होती है। पटल विरूपण सही प्रक्रिया जो भूप्रॉपर्टी को संचालित, उत्थापित तथा निर्मित करती है, पटल विरूपण के अंतर्गत आती है। इसमें निम्नलिखित सम्मिलित है: तीक्ष्ण वलयन के माध्यम से पर्वत निर्माण तथा भूप्रॉपर्टी की लंबी एवं संकीर्ण पट्टियों को प्रभावित करने वाली प्रवर्तनिक क्रियाएं। धरातल के बड़े भाग के उत्थान या विकृति में संलग्न महाद्वीप संरचना संबंधी प्रक्रियाएं। अपेक्षाकृत छोटे स्थानीय संचलन के कारण उत्पन्न भूकंप। प्रॉपर्टी प्लेट के क्षैतिज संचालन करने या प्लेट विवर्तनिक की भूमिका। प्लेट विवर्तनिक की प्रक्रिया में भूप्रॉपर्टी वलयन के रूप में तीक्ष्णता से विलित हो जाती है। महाद्वीप संरचना के कारण साधारण विकृति हो सकती है। पर्वत निर्माण प्रक्रिया, जबकि महाद्वीप रचना महाद्वीप निर्माण प्रक्रिया। पर्वतनीय महाद्वीप रचना भूकंप एवं प्लेट विवर्तनिकी की प्रक्रियाओं से भूप्रॉपर्टी के भ्रंश तथा विभंग हो सकता है। इस सभी प्रक्रियाओं के कारण दबाव, आयतन तथा तापक्रम में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप शैलों का कायांतरण प्रेरित होता है। ज्वालामुखीयता वोल्केनिज्म। ज्वालामुखीता के अंतर्गत पिघली हुई शैलों या लावा का भूतल की ओर संचालन एवं अनेक आंतरिक तथा बाह्य ज्वालामुखीय स्वरूपों का निर्माण सम्मिलित होता है। इस पुस्तक की द्वितीय इकाइयों के ज्वालामुखी शीर्षक एवं पिछले अध्याय के आग्नेय शैलेय शीर्षक के अंतर्गत ज्वालामुखीयता के बहुत से पक्षों का विस्तृत विवरण दिया जा चुका है। ज्वालामुखीयता एवं ज्वालामुखी शब्दों में भेद बताइए। बहिर्जनिक क्रियाएं। बहिर्जनिक प्रक्रिया अपनी ऊर्जा सूर्य या द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा एवं अंतर्जनित शक्तियों के नियंत्रण विवर्तनिकी टेक्टोनिक कारकों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त करती है। क्या आप सोचते हैं कि ढाल या प्रवणता बहिर्जनित बलों से नियंत्रण विवर्तनिकी कारकों द्वारा निर्मित होती है? गुरुत्वाकर्षण बल ढाल युक्त सतह वाले धरातल पर कार्यरत रहता है तथा ढाल की दिशा में पदार्थ को संचालित करता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर अनुप्रयुक्त बल को प्रतिबल कहते हैं। ठोस पदार्थों में प्रतिबल स्ट्रेस धक्का या खिंचाव से उत्पन्न होता है, इससे विकृति प्रेरित होती है। धरातल के पदार्थों के सहारे सक्रिय बल का अपरूपण प्रतिबल विलयकारी बल होता है। यही प्रतिबल शैलों एवं धरातलों के पदार्थों का तोड़ता है। अपरूपण प्रतिबल का परिणाम कोणीय विस्थापन या
विस्फोटन फिसलन होता है। धरातल के पदार्थ गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल के अतिरिक्त आणविक प्रतिबलों से ही प्रभावित होते हैं, जो कई कारकों जैसे तापमान एवं परिवर्तन, क्रिस्टलन एवं पिघलन द्वारा उत्पन्न होते हैं। रासायनिक प्रक्रिया सामान्यतः कणों के बीच के बंधन के ढीला करते हैं तथा विलेय पदार्थों को घुला देते हैं। इस प्रकार धरातल के पदार्थों के पिंड में प्रतिबल का विकास अपक्षय, बृहद क्षरण, संचलन, अपरदन एवं निक्षेपण का मूल कारण है। अनाच्छादित प्रक्रिया एवं उनका प्रेरक बल। अनाच्छादित प्रक्रियाएं बृहद संचलन, अपरदन, अपक्षय, गुरुत्वाकर्षण, आणविक दाब एवं रासायनिक क्रिया, गुरुत्वाकर्षण बल, गतिज ऊर्जा, प्रक्रियाएं, प्रेरक एवं ऊर्जा। चूंकि धरातल पर विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेश मिलते हैं, इसलिए बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश से भिन्न होती है। तापक्रम तथा वर्षण दो महत्वपूर्ण जलवायवीय तत्व जो विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। सभी बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं को एक सामान्य शब्दावली अनाच्छादन के अंतर्गत रखा जा सकता है। अनाच्छादन शब्द का अर्थ है निरावृत, स्ट्रिप करना, अनावरण हटाना। अपक्षय, बृहद क्षरण, संचलन, अपरदन, परिवहन आदि सभी इनमें सम्मिलित किए जाते हैं। अनाच्छादन प्रक्रियाओं तथा उनसे संबंधित प्रेरक बलों को दर्शाता है। इससे यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि प्रत्येक प्रक्रिया के लिए एक विशिष्ट प्रेरक बल या ऊर्जा होती है। बहिर्जनित भू आकृतिक प्रक्रिया एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती है। जैसा कि स्पष्ट है कि पृथ्वी के धरातल पर तापीय प्रवणता के कारण भिन्न जलवायु प्रदेश स्थित है, जो कि आकांक्षीय मौसम एवं जल स्थल विस्तार की विभिन्नता के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तापमान एवं वर्षण जलवायु के दो महत्वपूर्ण घटक है जो कि विभिन्न भू आकृतिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। वनस्पति का घनत्व, प्रकार एवं वितरण, जो प्रमुखतः वर्षा एवं तापमान पर निर्भर करते हैं, बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। विभिन्न जलवायु प्रदेशों में विभिन्न जलवायु तत्वों जैसे ऊंचाई में अंतर, दक्षिणमुखी ढालों पर पूर्व एवं पश्चिममुखी ढालों की अपेक्षा अधिक सूर्य पथ प्राप्ति आदि के कारण स्थानीय विभिन्नता पाई जाती है। पुंसच वायु का वेग एवं दिशा, वर्षण की मात्रा एवं प्रकार, इसकी गहनता, अवशोषण एवं वाष्पीकरण में संबंध, तापक्रम की दैनिक श्रेणी, हिमकरण एवं पिघलन की आवृत्ति, तुषार यानी फ्रॉस्ट व्यापन की गहराई इत्यादि में अंतर के कारण किसी भी जलवायु प्रदेश के अंदर भू आकृतिक प्रक्रियाएं भिन्न होती है। सभी बहिर्जनिक प्रक्रियाओं के पीछे एकमात्र प्रेरक बल क्या होता है? यदि जलवायवीय कारक समान हो तो बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं के कार्यों की गहनता शैलों के प्रकार एवं संरचना पर निर्भर करती है। संरचना के वलयन भ्रंश स्तर का पूर्वाभिमुखीकरण, ओरिएंटेशन, झुकाव, जोरों की उपस्थिति या अनुपस्थिति, स्नातक तल घटक, खनिजों की कठोरता तथा कोमलता तथा उनकी रासायनिक संवेदनशीलता, पारगम्यता या अपारगम्यता इत्यादि सम्मिलित माने गए हैं। जलवायु एवं अपक्षय मेंटल की गहराई, स्ट्रेकोव 1967 से रूपांतरित एवं संशोधित। विभिन्न प्रकार की शैल अपनी संरचना में विभिन्नता के कारण भू आकृतिक प्रक्रियाओं के प्रति विभिन्न प्रतिरोध क्षमता प्रस्तुत करती है। एक विशेष शैल एक प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोध तथा वही दूसरी प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोध रहित हो सकती है। विभिन्न जलवायवीय दशाओं में एक विशेष प्रकार की शैलें भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए विभिन्न अंशों का प्रतिरोध प्रस्तुत कर सकती है। अतः वे भिन्न दरों पर कार्य करती है तथा स्थलाकृति में भिन्नता का कारण बन जाती है। अधिकांश बहिर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाओं का प्रभाव थोड़ा एवं मंद होता है तथा अल्पावधि में अनवग्म्य हो सकता है। दीर्घावधि में यह सतत शांति के कारण शैलों के तीव्र रूप में प्रभावित करता है। अतः यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि धरातल पर विभिन्नता मूल रूप से भूप्रॉपर्टी के उद्भवों से संबंध है। तथापि धरातल के पदार्थों के प्रकार एवं संरचना में अंतर, भू आकृतिक प्रक्रिया एवं उनके सक्रियता दर में अंतर आदि के कारण
एक न एक रूप में विद्यमान रहती है। कुछ बहर जनित भू आकृतिक प्रक्रियाओं का यहाँ विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। अपक्षय अपक्षय के अंतर्गत वायुमंडलीय तत्वों का धरातल के पदार्थों पर की गई क्रिया सम्मिलित होती है। अपक्षयन के अंदर ही अनेक प्रक्रियाएं हैं जो पृथक या प्राय सामूहिक रूप से धरातल के पदार्थों को प्रभावित करती है। अपक्षयन का मौसम एक जलवायु के कार्यों के माध्यम से सेलों के यांत्रिक विखंडन, मैकेनिकल एवं रासायनिक वियोजन, अपघटन, डिकम्पोजिशन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। चूँकि अपक्षय में पदार्थों का बहुत थोड़ा अथवा नगण्य संचालन होता है, यह एक स्वस्थानीय यानी इनशूट या तटस्थ ऑन साइट प्रक्रिया है। क्या अपक्षयन के कारण कभी कभी होने वाली यह धीमी गति परिवहन का पर्याय है? यदि नहीं तो क्यों? अपक्षयन प्रक्रिया जटिल भौमिकी, जलवायवीय, स्थलाकृति एवं वनस्पतिकी कारकों द्वारा प्रानुकूलित कंडीशन्ड होती है। इन सब में जलवायु का विशेष महत्व है। न केवल अपक्षय प्रक्रिया अपितु अपक्षय में मेटल की गहराई भी एक जलवायु से दूसरे जलवायु में भिन्न भिन्न होती है। में भिन्न जलवायु प्रदेशों के अक्षांश को अंकित कीजिए, उनसे प्राप्त विवरण की तुलना कीजिए। अपक्षय प्रक्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकार हैं: रासायनिक, भौतिक या यांत्रिक एवं जैविक। इनमें से कोई एक प्रक्रिया कतिपय की अकेले काम करती है, परंतु प्राय किसी एक प्रक्रिया का अधिक महत्वपूर्ण योगदान देखा जा सकता है। रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया अपक्षय प्रक्रियाओं का एक समूह जैसे कि विलयन, कार्बोनेटीकरण, जलयोजन, ऑक्सीकरण तथा न्यूनीकरण सेलों के अपघटन, विलयन अथवा न्यूनीकरण का कार्य करते हैं, जो कि रासायनिक क्रियाओं द्वारा सूक्ष्म कास्टिक अवस्था में परिवर्तन हो जाती है। ऑक्सीजन धरातलीय जल, मृदा जल एवं अन्य अम्लों की प्रक्रिया द्वारा चट्टानों का न्यूनीकरण होता है। इसमें ऊष्मा के साथ जल या वायु, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड की विद्यमानता सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तीव्र गति देने के लिए आवश्यक है। वायु में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त पौधों एवं पशुओं का अपघटन भूमिगत कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देता है। विभिन्न खनिजों पर रासायनिक प्रतिक्रियाएं किसी अनुसंधानशाला में प्रतिक्रियाओं के समान ही होती है। भौतिक अपक्षय प्रक्रिया भौतिक तथा यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया कुछ अनुप्रयुक्त बलों फोर्सेस पर निर्भर करती है। अनुप्रयुक्त बल निम्नलिखित हो सकते हैं: गुरुत्वाकर्षणीय बल जैसे अत्यधिक ऊपर भार दबाव एवं अपरूपण प्रतिबल, तापक्रम के परिवर्तन, क्रिस्टल रोगों में वृद्धि एवं पशुओं के क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न विस्तारण, शुष्कन एवं आंदोलन चक्रों में नियंत्रित जल का दबाव। इनमें से कई बल धरातल एवं विभिन्न धरातल पदार्थों के अंदर अनुप्रयुक्त होती है, जिसका परिणाम सेलों का विभंग होता है। भौतिक अपक्षय प्रक्रियाओं में अधिकांश तापीय विस्तारण एवं दबाव में निर्मुक्त होने के कारण होता है। ये प्रक्रियाएं लघु एवं मंद होती है, परंतु कई बार संकुचन एवं विस्तारण के कारण सेलों के सतत शांति के फलस्वरूप ये सेलों को बड़ी हानि पहुंचा सकती है। जैविक कार्य एवं अपक्षय जैविक अपक्षय जीवों की वृद्धि एवं संचालन के उत्पन्न अपक्षय वातावरण एवं भौतिक परिवर्तन के खनिज एवं आयन के स्थानांतरण की दिशा में एक योगदान के केंचुओं, दीमकों, चूहों, कृंतकों इत्यादि जैसे जीवों द्वारा बिल खोदने एवं वेजिंग के द्वारा नई सतहों का निर्माण होता है, जिससे रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए अनावृत सतह में नमी एवं हवा के वेदन में सहायता मिलती है। मानव भी वनस्पतियों को अस्त व्यस्त कर खेत जोतकर एवं मिट्टी की कृषि करके धरातलीय पदार्थों के वायु, जल एवं खनिजों का मिश्रण तथा उनमें नए संपर्क स्थापित करने में सहायक होता है। सड़ने वाले पौधे एवं पशुओं के पदार्थ ह्यूमक, कार्बनिक एवं अन्य अम्ल जैसे तत्वों के उत्पादन में योगदान देते हैं, जिससे कुछ तत्वों का सड़ना, क्षरण एवं घूर्णन बढ़ जाता है। पौधों की जड़ें धरातल के पदार्थों का जबरदस्त दबाव डालती है तथा उन्हें यांत्रिक ढंग या मैकेनिकली से तोड़कर अलग अलग कर देती है। अपक्षय के विशेष प्रभाव इसकी व्याख्या पहले से भौतिक अपक्षय प्रक्रिया, तापीय संकुचन एवं फैलाव तथा लवण अपक्षय के अंतर्गत की जा चुकी है। अपसकलन एक परिणाम है, प्रक्रिया नहीं। सेल या आधार सेल के ऊपर से मोटे तौर पर घुमावदार चादर के रूप में उत्खंडित या
पत्रकन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप चिकनी एवं गोल सतह का निर्माण होता है। अपसकलन, अभारितकरण, अपलोडिंग एवं तापक्रम परिवर्तन द्वारा प्रेरित फैलाव एवं संकुचन के कारण भी होता है। अपसकलित गुंबद एवं टॉर्स क्रमशः अभारितकरण एवं तापीय संकुचन से उत्पन्न होता है। अपक्षयन का महत्व। अपक्षयन प्रक्रिया सैलों को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ने तथा न केवल आवरण प्रशस्त करना, मृदा निर्माण करने के लिए मार्ग प्रशस्त करती है, अपितु अपरदन एवं बृहद संचलन के माध्यम से उत्तरदायी है। जैव मात्रा एवं जैव विविधता प्रमुख वनों वनस्पति की देन है तथा वन अपक्षयी प्रवार की गहराई पर निर्भर करता है। यदि सैलों का अपक्षयन न हो तो अपरदन का कोई महत्व नहीं होता। इसका अर्थ है कि अपक्षय बृहद क्षरण अपरदन उच्चावाच के लघुकरण में सहायक होता है एवं स्थलाकृति अपरदन का परिणाम है। सैलों का अपक्षयन एवं निक्षेपण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि मूल्यवान खनिजों जैसे लोहा, मैग्नीज, एल्युमिनियम, तांबा के अयस्कों के समृद्धिकरण में यह सहायक होता है। अपक्षयन मृदा निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया। जब सैलों का अपक्षयन होता है तो कुछ पदार्थ भूमिगत जल द्वारा रासायनिक तथा भौतिक निक्षालन के माध्यम से स्थानांतरित हो जाते हैं तथा शेष बहुमूल्य पदार्थों का संकेंद्रीकरण हो जाता है। इस प्रकार के अपक्षयन के लिए बिना बहुमूल्य पदार्थों का संकेंद्रण अपर्याप्त होगा तथा आर्थिक दृष्टि से उनका दोहन, प्रकमन तथा शोधन के लिए व्यवहार्य नहीं होगा। इसी को समृद्धिकरण कहते हैं। बृहद संचलन। बृहद संचलन के अंतर्गत वे सभी संचलन आते हैं जिनमें सैलों का बृहत्तम मालवा डिब्रीज गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप स्थानांतरित होता है। इसका तात्पर्य है कि वायु, जल, हिम ही अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक मलबा नहीं ढोते, अपितु मलबा भी अपने साथ वायु, जल या हिम ले जाते हैं। बृहद मलबे की संचलन गति मंद से तीव्र हो सकती है, जिसके फलस्वरूप पदार्थ के छिछले से गहरे स्तंभ प्रभावित होते हैं, जिनके अंतर्गत विसर्पण, बहाव और स्खलन एवं पतन सम्मिलित होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल आधार सैलों एवं अपक्षयन के पैदा सभी पदार्थों पर अपना प्रभाव डालता है। यद्यपि बृहद संचलन के लिए अपक्षयन अनिवार्य नहीं है, परंतु यह इसे बढ़ावा देता है। बृहद संचलन अपरिक्षीय ढालों पर अनपरिक्षीय पदार्थों की अपेक्षा बहुत अधिक सक्रिय रहता है। बृहद संचलन में गुरुत्वाकर्षण शक्ति सहायक होती है तथा कोई भी भू आकृतिक कारक जैसे प्रवाहित जल, हिमानी वायु, लहरें एवं धाराएं बृहद संचलन की प्रक्रिया में सीधे रूप से सम्मिलित नहीं होते। इसका अर्थ है कि बृहद संचलन अपरदन के अंदर नहीं आता। यद्यपि पदार्थों का संचलन गुरुत्वाकर्षण की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान का होता रहता है। ढाल पर पदार्थ बाधक बलों के प्रति अपना प्रतिरोध प्रस्तुत करते हैं एवं तभी असफल होते हैं जब बल पदार्थों के अपरूपण प्रतिरोध से महांतर होते हैं। असंबद्ध कमजोर पदार्थ छिछले संस्तर वाली शैल भ्रंश, तीव्रता से झुके हुए असस्तर खंडे भृगु या तीव्र ढाल, पर्याप्त वर्षा, मूसलाधार वर्षा तथा वनस्पति का अभाव बृहद संचलन में सहायक होते हैं। बृहद संचलन की सक्रियता के कई कारक होते हैं। वे इस प्रकार है: प्राकृतिक एवं कृत्रिम साधनों द्वारा ऊपर के पदार्थों के टिकने के आधार को हटाना, ढालों की प्रवणता एवं ऊंचाई में वृद्धि, पदार्थों के प्राकृतिक अथवा कृत्रिम भराव के कारण उत्पन्न अतिभार, अत्यधिक वर्षा, संतृप्ति एवं ढाल के पदार्थों का स्नेह द्वारा उत्पत्ति अतिभार, मूल ढाल की सतह पर से पदार्थ का भार का हटना, भूकंप आना, विस्फोट या मशीनों का कंपन, अत्यधिक प्राकृतिक रिसाव, झीलों, जलाशयों एवं नदियों से भारी मात्रा में जल का निष्कासन एवं परिणाम स्वरूप ढालों एवं नदी के तटों के नीचे जल का मंद गति से बहाना, प्राकृतिक वनस्पति का अंधाधुंध विनाश। संचलन में निम्न 3 रूप होते हैं: अनुप्रस्थ विस्थापन, तुषार वृद्धि या अन्य कारणों से मृदा का अनुप्रस्थ विस्थापन होता है, प्रवाह एवं स्खलन, भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स। भूस्खलन अपेक्षाकृत तीव्र एवं अवगम्य संचलन है। इनमें स्खलित होने वाले पदार्थ अपेक्षाकृत शुष्क होते हैं।
असंकलन, बृहद का आकार एवं आकृति, शैल के अनिरंतरता की प्रकृति, क्षरण का अंश तथा ढाल की ज्यामिति पर निर्भर करते हैं। इस वर्ग में पदार्थों के संचलन के प्रकार के आधार पर वर्ग में कई प्रकार के स्खलन पहचाने जा सकते हैं। ढाल जिस पर संचलन होता है के संदर्भ में पश्च आवर्तन रोटेशनल के साथ साथ शैल मलबा की कई इकाइयां भी फिसलन स्लिपिंग को अवसर्पण कहते हैं। पृथ्वी के पिंड के पश्च आवर्तन के बिना मालवा का त्रिवलोटन रोलिंग या स्खलन मलबा स्खलन कहलाता है। मलबा स्खलन में खड़े वर्टिकल या प्रलंबी फलक से मिट्टी मलबा का प्रायः स्वतंत्र पतन होता है। स्तर जोड़ या भ्रंश के नीचे पृथक शैल बृहद के स्खलन को शैल। भारत नेपाल सीमा उत्तर प्रदेश में शारदा नदी के निकट शिवालिक हिमालय श्रृंखलाओं में भूस्खलन स्खलन कहते हैं। तीव्र ढालों पर शैल स्खलन बहुत तीव्र एवं विध्वंसक होता है। तीव्र ढाल पर भूस्खलन की खरोंच दर्शाता है। तीव्र नति संस्तरण तल जैसे अनिरंतरताओं के सहारे स्खलन एवं समतलीय पात के रूप में घटित होता है। किसी तीव्र ढाल के सहारे शैल खंडों का ढाल के दूर रखते हुए स्वतंत्र रूप से गिरना शैल पतन कहलाता है। शैल पतन शैलों के फलक के उथले संस्तर से होता है, जो इस शैल स्खलन जिसमें पदार्थ पर्याप्त गहराई तथा प्रवाहित होते हैं से अलग करता है। बृहद क्षरण एवं बृहद संचरण में आपके अनुसार कौन सी शब्दावली अधिक उपयुक्त है एवं क्यों मृदा संपन्न को तीव्र प्रवाह संचरण रैपिड फ्लो मूवमेंट के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है? ऐसा क्यों हो सकता है या क्यों नहीं? हमारे देश में मलबा अवधाव एवं भूस्खलन हिमालय में प्रायः घटित होते हैं। इसके अनेक कारण हैं। पहला, हिमालय विवर्तनिकी दृष्टिकोण से सक्रिय है। यह अधिकांशतः परतदार शैलों एवं असंगठित एवं अर्ध संगठित पदार्थों से बना हुआ। इसकी ढाल मध्यम न होकर तीव्र है। हिमालय की तुलना में तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल की सीमा बनाता हुआ नीलगिरी एवं पश्चिमी तट के किनारे पश्चिमी घाट अपेक्षाकृत विवर्तनिकी दृष्टि से अधिक अस्थायी स्टेबल है तथा बहुत कठोर अंचलों से निर्मित है। परंतु अब भी इन पहाड़ियों में मलबा अवधाव एवं भूस्खलन होते रहते हैं। यद्यपि इनकी बारंबारता उतनी नहीं है जितनी हिमालय में, क्योंकि पश्चिमी घाट एक नीलगिरी ढालों में खड़े भृंगु एवं कगार के साथ तीव्रतर है। तापक्रम में परिवर्तन एवं ताप परिसर के कारण यांत्रिकी अपक्षय सुस्पष्ट होता है। वहाँ लघु अवधि में अधिक वर्षा होती है, अतः इन स्थानों में भूस्खलन एवं मलबा अवधान के साथ प्रायः सीधे शैल पतन होता है। अपर्दन एवं निक्षेपण। अपर्दन के अंतर्गत शैलों के मलबे की अवाप्ति एक्विजिशन एवं उसके परिवहन को सम्मिलित किया जा सकता था। पिंडाकार शैलें जब अपक्षयन एवं अन्य क्रियाओं के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है तो अपर्दन के भू आकृति कारक जैसे कि प्रवाहित जल, भौम जल, हिमानी वायु, लहरें एवं धाराएं उनको एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान को ले जाते हैं, जो कि इन कारकों को गत्यात्मक स्वरूप पर निर्भर करते हैं। भू आकृतिक कारकों द्वारा परिवहन किया जाने वाला चट्टानी मलबे द्वारा अपघर्षण भी अपर्दन से पर्याप्त योगदान देता है। अपर्दन द्वारा उच्चावचन का निम्नीकरण होता है, अर्थात भूदृश्य विघर्षण होते हैं। इसका तात्पर्य है कि अपक्षय अपर्दन में सहायक होता है, लेकिन अपक्षय अपर्दन के लिए अनिवार्य दशा नहीं है। अपक्षय बृहद क्षरण एवं अपर्दन निम्नीकरण की प्रक्रिया है। बृहद संचलन एवं अपर्दन में अंतर है। बृहद संचलन में शैल मलबा चाहे शुष्क हो अथवा नम गुरुत्वाकर्षण के कारण स्वयं आधार तल पर जाते हैं, परंतु प्रवाहशील जल, हिमानी लहरें एवं धाराएं तथा वायु निलंबित मलबे को नहीं ढोते। वस्तुतः यह अपर्दन ही है जो धरातल में होने वाले अनवरत परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। जैसे कि चित्र संख्या 5.1 से स्पष्ट है कि अपर्दन एवं परिवहन जैसी अनाच्छादित प्रक्रिया गतिज ऊर्जा एवं नियंत्रित होती है। धरातल के पदार्थों का अपर्दन एवं परिवहन वायु, प्रभावशील जल, हिमानी
लहरों एवं धाराओं तथा भूमिगत जल द्वारा होता है। इसमें से प्रथम 3 कारक जलवायुवीय दशाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। क्या आप जलवायु के इन 3 नियंत्रित कारकों की तुलना कर सकते हैं? अपरदन के 2 अन्य कारकों लहरों एवं धाराओं का भूमिगत जल का कार्य जलवायु द्वारा नियंत्रित नहीं होता। लहरें थल एवं जलमंडल के अंतरापृष्ठ तटीय प्रदेश में कार्य करती, जबकि भूमिगत जल का कार्य प्रमुखतः किसी क्षेत्र में आकस्मिक लिथोलॉजिक विशेषताओं द्वारा निर्धारित होता है। यदि शैलेय पारगम्य घुलनशील एवं जल प्राप्य है तो केवल कास्ट यानी चूनाकृत आकृतियों का निर्माण होता है। अगले अध्याय में हम अपरदन के कारकों द्वारा निर्मित भू आकृतियों का विवरण प्रस्तुत करेंगे। निक्षेप अपरदन का परिणाम होता है। ढाल में कमी के कारण जब अपरदन के कारकों के वेग में कमी आ जाती है तो परिणामतः अवसादों का निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है। दूसरे शब्दों में निक्षेपण वस्तुतः किसी कारक का कार्य नहीं होता। पहले स्थूल तथा बाद में सूक्ष्म पदार्थ निक्षेपित डिपोजिट होते हैं। निक्षेपण के निम्न भूभाग डिप्रेशन भर जाते हैं। वही अपरदन के कारक जैसे प्रवाह युक्त जल, हिमानी वायु, लहरें, धाराएं एवं भूमिगत जल इत्यादि तलोचन अथवा निक्षेपण के कारक के रूप में भी कार्य करने लग जाते हैं। अपरदन एवं निक्षेपण के कारक धरातल पर क्या होता है, इसका विवेचन अगले अध्याय भू आकृतियां एवं उनका उद्भव इवोल्यूशन में विस्तृत रूप से किया गया है। बृहत संचलन एवं अपरदन दोनों में पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है, अतः दोनों एक ही माने जा सकते हैं या नहीं। यदि नहीं तो क्या शैलों के अपक्षय के बिना पर्याप्त अपरदन संभव हो सकता है? मुद्रा निर्माण। आप पौधों को मृदा से बढ़ते हुए देखते हैं। आप मैदान में खेलते हैं और मृदा के संपर्क में आते हैं। आप मृदा को छूते हैं, उसका अनुभव करते हैं और आपके कपड़ों पर भी मिट्टी लग जाती है। आपको कैसा अनुभव होता है, क्या आप बता सकते हैं? मृदा एक गत्यात्मक माध्यम है जिसमें बहुत सी रासायनिक, भौतिक एवं जैविक क्रियाएं अनवरत चलती रहती हैं। मृदा अपक्षय अपकर्षण का परिणाम है। यह वृद्धि का माध्यम भी है। यह एक परिवर्तनशील एवं विकासोन्मुख तत्व है। इसकी बहुत सी विशेषताएं मौसम के साथ बदलती रहती है। यह वैकल्पिक रूप से ठंडी और गर्म या शुष्क एवं आर्द्र हो सकती है। यदि मृदा बहुत अधिक ठंडी या बहुत अधिक शुष्क होती है तो जैविक क्रिया मंद या बंद हो जाती है। यदि इनमें पत्तियां गिर जाती है तो घासें सूख जाती है और जैव पदार्थ बढ़ जाते हैं। मृदा निर्माण की प्रक्रिया। मृदा निर्माण या मृदा जनन सर्वप्रथम अपक्षय पर निर्भर करती है। यदि अपक्षयी प्रवाह अपक्षयी पदार्थ की गहराई की मृदा निर्माण के मूल निवेश होता है। सर्वप्रथम अपक्षयित प्रवाह या लाए गए पदार्थों के निक्षेप बैक्टीरिया, अन्य निष्क्रिष्ट पौधे जैसे काई एवं लाइकेन द्वारा उपनिवेशित किए जाते हैं। प्रवाह एवं निक्षेप के अंदर कोई गौण जीव की आश्रय प्राप्त कर लेते हैं। जीव एवं पौधे के मृत अन्वेषण ह्यूमस के एकत्रीकरण में सहायक होते हैं। प्रारंभ में गौण घास एवं फर्श की वृद्धि हो सकती है। बाद में पक्षियों एवं वायु द्वारा लाए गए बीजों से वृक्ष एवं झाड़ियों में वृद्धि होने लगती है। पौधे की जड़ें नीचे तक घुस जाती है। बिल बनाने वाले जानवर कणों को ऊपर लाते हैं, जिससे पदार्थों का पुंज अंबार छिद्रमय एवं स्पंज की तरह हो जाता है। इस प्रकार जल धारण करने की क्षमता, वायु की प्रवेश आदि के कारण अंततः परिपक्व खनिज एवं जीव उत्पादन युक्त मृदा का निर्माण होता है। क्या अपक्षय मिट्टी के निर्माण के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी है या नहीं? पेडोलॉजी मृदा विज्ञान है या पेडोलॉजिस्ट एक मृदा वैज्ञानिक होता है? मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण 5 मूल कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। मूल पदार्थ यानी शैलेय, स्थलाकृतिक, जलवायु, जैविक प्रक्रियाएं एवं समय। वस्तुतः मृदा निर्माण कारक संयुक्त रूप से कार्यरत रहते हैं एवं एक दूसरे के कार्य को प्रभावित करते हैं। इसका संक्षिप्त विवरण अधोलिखित है। जलवायु क्लाइमेट। जलवायु मृदा निर्माण में एक महत्वपूर्ण सक्रिय कारक है। मृदा के विकास में संलग्न जलवायु तत्वों में प्रमुख है प्रवणता, वर्षा एवं वाष्पीकरण की बारंबारता एवं अवधि तथा आर्द्रता, तापक्रम एवं मौसमी एवं दैनिक भिन्नता। मूल पदार्थ शैलेय। मृदा निर्माण में मूल शैलेय एक निष्क्रिय नियंत्रण कारक है। मूल शैलेय कोई भी अश्वत्थाने या उसी स्थान पर अपक्षयित शैल, मालवा या लाए गए निक्षेप
हो सकते हैं। मृदा निर्माण गठन मलबा के आकार, संरचना, एकल पृथक कणों, मलबा के कणों का विन्यास तथा शैलेय निक्षेप के खनिज एवं रासायनिक संयोजन पर निर्भर करता है। मूल पदार्थ के अंतर्गत अपक्षय का प्रकृति एवं उसकी दर अथवा आवरण की गहराई, मोटाई प्रमुख विचारणीय तत्व होते हैं। समान आधार शैलेय पर मृदाओं में अंतर हो सकता है तथा असमान आधार पर समान मृदाएं मिल सकती है, परंतु जब मृदाएं बहुत नूतन, यंग तथा पर्याप्त परिपक्व नहीं होती है तो मृदाओं एवं मूल शैलों के प्रकार में घनिष्ठ संबंध होता है। कुछ चुना क्षेत्रों में भी जहाँ अपक्षय प्रक्रियाएं विशिष्ट एवं विचित्र होती हैं, मिट्टियाँ मूल शैलों से स्पष्ट संबंध दर्शाती है। स्थलाकृत उच्चावच टोपोग्राफी। मूल शैलों की भांति स्थलाकृति भी एक दूसरे से निष्क्रिय नियंत्रण कारक है। स्थलाकृति मूल पदार्थ के आच्छादन अथवा अनावृत होने के सूर्य की किरणों के संबंध में प्रभावित करती है तथा स्थलाकृत धरातलीय एवं उपसतही अपप्रवाह की प्रक्रिया को मूल पदार्थों के संबंध में भी प्रभावित करती है। तीन ढालों पर मृदा छिछली, थीन तथा सपाट क्षेत्रों पर गहरी, मोटी होती है। निम्न ढालों जहाँ अपरदन मंद तथा जल का परिस्रवण अच्छा रहता है, मृदा निर्माण बहुत अनुकूल होता है। सपाट समतल क्षेत्रों में चीका मिट्टी, क्ले के मोटे स्तर का विकास हो जाता है तथा जैव पदार्थ के अच्छे एकत्रीकरण के साथ मृदा का रंग भी गहरा काला हो सकता है। जैविक क्रिया, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, वनस्पति आवरण एवं जीव को मूल पदार्थों पर परमवाद में विद्यमान रखते हैं। मृदा में जैव पदार्थों, नमी धारण की क्षमता तथा नाइट्रोजन इत्यादि जोड़ने में सहायक होते हैं। मृत पौधे मृदा को सूक्ष्म विभाजित जैव पदार्थ ह्यूमस प्रदान करते हैं। कुछ जैविक अम्ल जो ह्यूमस बनाने की अवधि में निर्मित होते हैं, मृदा के मूल पदार्थों के खनिजों के विनियोजन में सहायता करते हैं। बैक्टीरियल कार्य की गहनता ठंडी एवं गर्म जलवायु की मिट्टियों के अंतर को दर्शाती है। ठंडी जलवायु में ह्यूमस एकत्रित हो जाती है क्योंकि यहाँ बैक्टीरियल वृद्धि धीमी होती है। उप आर्कटिक एवं टुंड्रा जलवायु में निम्न बैक्टीरियल क्रियाओं के कारण अविनियोजित जैविक पदार्थों के साथ पीट के संस्तरण विकसित हो जाते हैं। आर्द्र, उष्ण एवं भूमध्य रेखीय जलवायु में बैक्टीरियल वृद्धि एवं क्रियाएं सघन होती है तथा मृत वनस्पति शीघ्रता के ऑक्सीकृत हो जाती है, जिससे मृदा में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम रह जाती है। बैक्टीरिया एवं मृदा के जीव हवा से गैसीय नाइट्रोजन प्राप्त कर उसे रासायनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका पौधों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन निर्धारण, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। राइबोसोम एक प्रकार का बैक्टीरिया जंतु वाले पौधों के जड़ ग्रंथिका में रहता है तथा मेजबान होस्ट पौधों के लिए लाभकारी नाइट्रोजन निर्धारित करता है। चींटी, दीमक, केंचुए, कृंतक आदि कीटों का महत्व अभियांत्रिकी मैकेनिकल सा होता है, परंतु मृदा निर्माण में यह महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे मृदा को बार बार ऊपर नीचे करते हैं। केंचुए मिट्टी खाते हैं अतः उनके शरीर से निकलने वाली मिट्टी का गठन एक रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। कालावधि टाइम। मृदा निर्माण में कालावधि तीसरा महत्वपूर्ण कारक है। मृदा निर्माण प्रक्रिया में प्रचलन में लगने वाली काल समय की अवधि मृदा की परिपक्वता एवं उसके पार्श्विक प्रोफाइल का विकास निर्धारण करती है। एक मृदा तभी परिपक्व होती है जब मृदा निर्माण की सभी प्रक्रिया लंबे काल तक पार्श्विक विकास करती हुए कार्यरत रहती है। थोड़े समय पहले निक्षेपित जलोढ़ मिट्टी या हिमानी टिल से विकसित मृदाएं तरुण, यंग मानी जाती है तथा उनमें संस्तर का अभाव होता है अथवा कम विकसित संस्तर मिलता है। संपूर्ण प्रक्षेप में मिट्टी के विकास या उसकी परिपक्वता के लिए कोई विशिष्ट कालावधि नहीं है। क्या मृदा निर्माण प्रक्रिया एवं मृदा निर्माण नियंत्रण कारकों को अलग अलग करना आवश्यक है? मृदा निर्माण प्रक्रिया में कालावधि, स्थलाकृति एवं मूल पदार्थ निष्क्रिय नियंत्रण कारक क्यों माने जाते हैं?